हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। और जैसे कि साथियों, आज फील्ड असिस्टेंट का एग्जामिनेशन बीएसएससी के थ्रू करवाया गया और 12th लेवल इसकी योग्यता रखी गई थी। सिलेबस की बात करें तो यहाँ भी आपको सामान्य अध्ययन, गणित और साइंस और रीजनिंग, ये तीनों सेक्शन से प्रश्न पूछे जाने हैं। और देखिए, बिहार एसएससी का ये पैटर्न रहा है कि आपका 50 रीजनिंग पूछता है, लगभग 25 आपका साइंस पूछता है और 25 मैथ पूछता है, और यहाँ पे 50 जीएस पूछता है। तो टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका बिल्कुल उलट इसके पूछा गया है। यहाँ पे 75 क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो जीएस का पूछा गया है, जनरल स्टडीज़ का, और 25 क्वेश्चन ही आपका रीजनिंग का है, और 25 क्वेश्चन आपका साइंस का है, और 25 क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स का है। तो बिल्कुल बदले हुए पैटर्न पे एग्जामिनेशन हुआ है। तो इसलिए भी जो सीजीएल 4 की वैकेंसी आ चुकी है, भरने वाले हैं, तैयारी करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप बीएसओ का फॉर्म भरे हैं तो आप सबके लिए यहाँ पे इस पेपर को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आयोग स्वतंत्र है और आयोग ने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है कि हम रीजनिंग में 50 प्रश्न पूछेंगे। ये पहले का पैटर्न है जो उस पर हम लोग तैयारी करते आ रहे हैं। लेकिन अब हम लोग को बदलते हुए पैटर्न के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मे भी पॉसिबिलिटी है कि सीजीएल 4 में भी, बीएसओ में भी ये इफेक्ट आपको देखने को मिले। तो आज के सेक्शन में हम लोग 75 जीएस का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, डिटेल्स में सॉल्यूशन देखेंगे, ऑथेंटिक इसका सॉल्यूशन देखेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग साइंस का देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कौन सी संधि भारत और नेपाल के विशेष अस्थायी संबंधों की आधारशिला है। देखिए, पहला कथन यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि ये सुगौली का जो संधि 1816 में हुआ था, ये आपका ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच में हुआ था, जो कि आपका एक भौगोलिक सीमा और कुछ अन्य उपबंधों के लिए किया गया था। और इसका जो राइट आंसर है वो शांति और मैत्री समझौता 1950 हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसी में राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक तीनों दृष्टि से ये संधि की गई थी। और ये थर्ड नंबर जो है ये गलत होगा, क्योंकि ये BBIN सहयोग समझौता है जो 2014 में जो सार्क का शिखर सम्मेलन हुआ था नेपाल में, तो उसमें आपका जो शिखर सम्मेलन हुआ था तो क्षेत्रीय मोटर वाहन समझौता के लिए प्रयास किया गया था, परंतु विफल रहा था। जिसके बाद यहाँ पे BIN, मतलब कि आपका BBIN, बंगाल, भूटान, इंडिया और नेपाल, 4 कंट्री ने मिलकर के यहाँ पे आपका BBIN समझौता किया था, इसको विफल होने के बाद। और भारत नेपाल संयुक्त आयोग संधि ये 2015 का है। तो इसमें से राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे, तो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न हम लोग का है इसमें कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की प्रशंसा करने वाली प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है। तो देखिए, ये हरिसेन ने किया था, और हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और बात करें तो देखिए, प्रयाग में जो स्थित शिलालेख है उसी पर ये लिखी गई प्रशस्ति है, और यह शिलालेख जो प्रयाग स्तंभ है उस पे है, प्रयाग स्तंभ पर ये लिखी गई है। तो राइट आंसर हरिसेन हो जाएगा। तीसरा नंबर जो प्रश्न देखिएगा हम लोग यहाँ पे है, महापद्मनंदन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो तीसरे नंबर प्रश्न की हम लोग बात करें अगर, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि उन्होंने नंद वंश की स्थापना और अपनी आर्थिक शक्ति को दर्शाते हुए सिक्के जारी किए। तो बिल्कुल ये नंद वंश के संस्थापक थे। और बात करें हम लोग यह, तो 344 ईसा पूर्व इन्होंने इस धर्म का स्थापना किया था। और इसके आगे जो कथन है कि उन्होंने केवल मगध शासन पर किया था, नहीं, ये इसका विस्तार भी किए थे, तो ये कथन गलत है। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 नंबर जो प्रश्न आपको पूछा गया है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा शासक के रूप में अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में से क्या था। तो देखिए, इन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था, और इनके बारे में हम लोग बता दें तो जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहदत्त, तो बृहदत्त की हत्या कर दिया था इन्होंने, और ये बृहदत्त के सेनापति थे, और तब इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था और शुंग वंश की स्थापना इन्होंने किया था। तो ये राइट आंसर आपका अश्वमेध यज्ञ किया था, दो ये यज्ञ किए थे अश्वमेध यज्ञ। उसके बाद 5 नंबर जो प्रश्न है आपका कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स KIYG की मेजबानी पहली बार बिहार में की गई, वे अधिकतर किन शहरों में आयोजित किए गए थे। तो देखिए, ये पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय, पहला ऑप्शन ही आपका राइट ऑप्शन है, ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। और
इसमें बात कर हम लोग तो ये याद रखिएगा कि 4 मई से 15 मई तक आयोजित किया गया था ये, और इसमें 27 खेल शामिल हुए थे, ये ध्यान रखेंगे। और पहली बार इसका बात करें हम लोग तो ई स्पोर्ट्स को शामिल किया गया था, आपका प्रदर्शनी खेल के रूप में ई स्पोर्ट्स शामिल किया गया था। और इसमें आपका ये भी पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में कि बिहार का कौन सा रैंक था, तो 15वां रैंक था। पदक कितना था बिहार का, तो 36 पदक था, जिसमें 7 आपके गोल्ड थे और आपके 11 आपका सिल्वर था और 18 आपका कांस्य था। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। और मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, वर्चुअल उद्घाटन। 6 नंबर है आपका कि किस मंत्रालय ने बेयरफुट टेक्नीशियन BFT परियोजना शुरू की और किस देश उद्देश्य से की गई है। तो देखिए इसका उद्देश्य है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा कार्य मापन के लिए इंजीनियरिंग कौशल में चयनित स्थानीय व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। और अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बिहार की आधिकारिक भाषाएं कौन है। तो देखिए बिहार की आधिकारिक भाषा की बात करें हम लोग तो हिंदी और उर्दू है। हालांकि उर्दू की बात करें हम लोग तो दूसरा आधिकारिक भाषा है ये, और ये 1981 में इसको दूसरे आधिकारिक भाषा की दर्जा दी गई। तो ये प्रश्न बन सकता है आपके आने वाले एग्जाम में कि उर्दू बिहार की कब आधिकारिक भाषा बनी, तो 1981 में, ध्यान रखेंगे। 8वां नंबर प्रश्न है आपका 2014 में अपने विघटन तक किस संस्था ने पंचवर्षीय योजना तैयार की हुई। तो ये देखिए योजना आयोग के तहत पंचवर्षीय योजना तैयार की जाती थी, और इसके विघटन के बाद ही 1 जनवरी 2015 को ये जो आपका नीति आयोग है इसकी स्थापना की गई, और इसके भी चेयरपर्सन जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। 9 नंबर जो प्रश्न है हम लोग का कि दिसंबर 2024 में कौन सा खिलाड़ी सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन बना। तो देखिए ये 18 साल की एज में चैंपियन बने थे, डी गुकेश हैं, गुकेश डी। और बात करें हम लोग तो इन्होंने 2 दिसंबर 2024 को सिंगापुर में जो आयोजित हुआ था उसमें डिंग लेरेन को हरा करके इन्होंने ये मैच जीता था। देखिए इसलिए कहा जाता है ना कि प्रीवियस प्रश्न को आप लोग जरूर देखिए। पिछला जो DSO का पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा था कि डी गुकेश ने किसको हरा करके सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियनशिप बना था, तो उसमें डिंग लिरेन पूछा गया था इनका नाम, और इसमें फिर पूछ दिया कि ये सबसे कम उम्र के कौन है। तो देखिए अगर वो प्रश्न देखे होते तो आपका जरूर ये सही होता। तो डी गुकेश इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का। इसलिए इसमें से भी बहुत सारे प्रश्न आपके CGL 4 और BSO में देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ। 2025 दलीप ट्रॉफी में बिहार में जन्मे किस खिलाड़ी को पूर्वी क्षेत्र क्रिकेट का कप्तान बनाया गया है। तो ये कौन है, राइट आंसर ईशान किशन, B नंबर आंसर हो जाएगा। और देखिएगा इसमें तो 11 नंबर जो प्रश्न है कि अप्रैल 2025 में टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास के चौथे संस्करण में भारत और किस अन्य देश की सशस्त्र सेनाओं ने पहली बार संयुक्त रूप से भाग लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। और अगर इस की बात करें हम लोग तो ये पूर्वी तट पर आयोजित किया गया था। और इसकी बात करें तो HADR मतलब कि मानवता की बात करें हम लोग तो त्रिस्तरीय पक्षीय ये सेवा अभ्यास था, जिसमें मानवीय सहायता और आपदा राहत से संबंधित है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो आपका टाइगर ट्रम्प है किससे संबंधित है, तो मानवीय सहायता और आपदा राहत से संबंधित है ये एक्सरसाइज। और पूर्वी तट पर इसका 2025 में चौथे संस्करण का आयोजन किया गया था। और इस तरीके से 12 नंबर प्रश्न की हम लोग बात करें तो 7 मई 2025 को 244 जिलों में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास किस भारतीय संस्था द्वारा आयोजित की गई थी। आप सभी को याद होगा उस समय जो पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादी घटना की गई थे, तो उसी के लिए यहाँ पर देखिए गृह मंत्रालय के द्वारा ये मॉक ड्रिल की जा रही थी। ऑपरेशन सिंदूर भी उसके बाद जस्ट आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे देखिएगा अगले नंबर जो प्रश्न है कि 13 नंबर श्रीलंका की विधायी प्रशासनिक राजधानी कौन है। तो देखिए श्री जयवर्धनपुर कोट्टे है इसकी विधायी राजधानी। और अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो न्यायिक राजधानी है और कार्यकारी राजधानी कौन सी है, तो वो है कोलंबो। ठीक है, तो कोलंबो इसकी राजधानी है आपकी। और ऐसे में अगर विधायी की पूछे हम लोग तो श्री जयवर्धनपुर कोट्टे हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे तो राजधानी से संबंधित प्रश्न बिहार SSC का फेवरेट है, मुद्रा से संबंधित फेवरेट है। देखिए अब मुद्रा वाला भी आ गया, तो इस सब चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। कॉलम G20 देश और उनकी मुद्रा। तो देखिए इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, तो इंडोनेशिया का भी रुपया होता है इंडोनेशियाई रुपया। चीन का हम लोग बात करें तो इसका युआन हो जाता है।
और दक्षिण अफ्रीका की हम लोग बात करें तो क्या हो जाता है दक्षिण अफ्रीका का, तो दक्षिण अफ्रीका का आपका रैंड हो जाता है और मैक्सिको का हो जाता है पेसो। तो देखिए ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 किस में है, दोनों में है। उसके बाद से आपका ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2, सी का 4, तो सी का 4 इसमें है आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो मुद्रा वाला प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, बिहार एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। 15 नंबर प्रश्न की तरफ चलिए और यहाँ देखते हैं हम लोग 15 नंबर प्रश्न, किस देश की 3 अलग अलग राजधानियाँ जो क्रमशः सरकार के कार्यकारी विधायी और न्यायिक केंद्र के रूप में कार्य करती है। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका, इसका दक्षिण अफ्रीका के 3 राजधानी का नाम भी बताए थे हम आपका, और क्रमशः याद रखिएगा जो कार्यकारी है तो आपका हो जाएगा प्रीटोरिया हो जाएगा, प्रीटोरिया जो आपकी हो गई वो सरकार की कार्यकारी राजधानी हो गई। विधायी राजधानी की बात करें हम लोग तो केप टाउन हो गया, और इसके बाद से हम लोग बयूम फोंटेन एक और राजधानी हो गया, इसका तीसरा राजधानी जो कि न्यायिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसके बाद देखिएगा तो 16 नंबर जो प्रश्न है हम लोग का कि इसरो द्वारा विकसित उस महिला मानव रूपी रोबोट का नाम क्या है जिसे 2024 में गगनयान मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन के अग्रदूत के रूप में एक मानव रहित परीक्षण उड़ान पर भेजा गया था। तो व्योमा मित्र नाम था। विधान परिषद संबंधित प्रश्न पूछा गया है 17 नंबर में, विधान परिषद में सदस्यों के कार्यकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। सभी सदस्यों का कार्यकाल 10 वर्ष बाद पूरा होता है, नहीं, ये 6 वर्ष के लिए होते हैं। सभी सदस्यों के चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है, गलत है, 6 वर्ष होता है। विधान परिषद हर 5 वर्ष में भंग होती है, गलत ही, अस्थायी सदन कभी भंग नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 18 नंबर जो प्रश्न है, लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन लोकपाल के चयन हेतु चयनित समिति का भाग नहीं है। तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, और भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं या इनके द्वारा नियुक्त कोई न्यायाधीश होते हैं। तो ये तीनों होते हैं बट ये नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति। 19 नंबर प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सूची क्रमशः राज्य और समवर्ती विधायी शक्तियों के परिभाषित करती है। तो अनुसूची 2 और 3, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, तो निम्नलिखित में से किस राज्य का एक अभियान है प्यार का पौधा, जिसके अंतर्गत लोगों से अनुरोध किया गया कि कटे हुए फूलों के बजाय जीवित पौधे उपहार में देने चाहिए। तो ये बिहार का है, और ये बिहार का योजना है, पर्यावरण और वन विभाग के द्वारा ये शुरू किया गया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो पर्यावरण एवं वन विभाग के द्वारा। संविधान सभा द्वारा संविधान की प्रस्तावना किस तिथि को अपनाई गई थी। तो 26 नवंबर 1949 को अपनाई गई थी। 22 नंबर प्रश्न देखिएगा यहाँ पे कि पीएम कुसुम के घटक बी के अंतर्गत यदि एकल और कृषि पंप के लिए बैंक वित्त का लाभ उठाया जाता है तो किसान को प्रारंभ में कितना हिस्सा स्वयं अंशदान देना होता है। तो 10% लागत का। 23 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत परियोजना उन्नति के उद्देश्य को सही ढंग से दर्शाता है। तो देखिए सभी ग्रामीण परिवारों को मनरेगा के अंतर्गत 100% कौशल प्रदान करना, ये तो नहीं है, गलत है ये। सभी मनरेगा श्रमिकों के लिए शहरी रोजगार, तो शहरी रोजगार नहीं होता, इसमें ग्रामीण रोजगार होता है। मनरेगा के स्थान पर केवल स्वरोजगार, तो ये काफ़ी कठिन है, ये भी नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा, आजीविका संवर्धन के लिए 20% सक्रिय मनरेगा श्रमिक परिवारों को प्रशिक्षित करना। इसके पास देखिए बाइलिंगुअल प्रश्न है, तो आपको मैं टेलीग्राम पे ये डाल दूंगा, तो उसका लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था। तो 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था इसी संशोधन के तहत। 25 नंबर प्रश्न है आपका कि आफ्टर 20 ईयर्स के लेखक कौन है। तो आफ्टर 20 ईयर्स के लेखक की हम लोग बात करें अगर, तो 1906 में ये प्रकाशित हुई थी, और इसके लेखक कौन है, ओ हेनरी। देखिए कितना नज़दीक ऑप्शन दिया गया है, जे हेनरी, ओ हेनरी। तो राइट आंसर आपका ओ हेनरी हो जाएगा। 1906 में यह प्रकाशित हुआ था, और कहानी संग्रह द 4 मिलियन में इसको प्रकाशित किया गया था। 26 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, तो हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची के मूल 14 भाषाओं के बाद सबसे पहले जोड़ी गई थी। तो सिंधी भाषा है आपको 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई थी 1967 ईस्वी में। और भारत, देखिए 8वीं अनुसूची से 2 प्रश्न पूछ दिया गया है। भारत वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता देते हैं, इनमें से कौन सी भाषा उसमें से नहीं है। देखिए डोगरी है, मैथिली है, संथाली है, भोजपुरी नहीं है। तो राइट आंसर आपका भोजपुरी हो जाएगा, भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया है। प्लाज्मा अनुसंधान के लिए भारत में विकसित टोकामक रिएक्टर का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आदित्य है, ये गुजरात में स्थित है, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। 29 नंबर प्रश्न की हम लोग बात करें, तो
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है? तो अनुच्छेद 48A। और 51A में क्या है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब कथन है और आपका विकल्प है। देखिए, अभी कथन है कि संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। और ये बात करें तो 2/3 बहुमत से साबित करना होता है। तो ये पहला कथन तो सही है। संविधान में किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक पर गतिरोध को सुलझाने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक प्रावधान है। देखिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो आर ये गलत हो गया, यानी कि अभिकलन ये सही है परंतु आर गलत है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। 41 नंबर जो प्रश्न है कि अधिकार परीक्षा रीट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति बिना कानूनी अधिकार के सार्वजनिक पद धारण करता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न की बात करें तो देखिए, भारतीय रुपए के प्रतीक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह प्रतीक देवनागरिक आर और रोमन आर को एकीकृत करता है। बिल्कुल करता है। 2 क्षैतिज रेखाएं राष्ट्रध्वज और बराबर चिन्ह का प्रतिनिधित्व करती है। बिल्कुल करती है। इसका चयन बिना किसी सार्वजनिक प्रतियोगिता के किया गया था। ये गलत है। सार्वजनिक प्रतियोगिता, खुली प्रतियोगिता से ये चयन किया गया था और इसको जो करने वाले हैं वो कौन थे? तो अभी हम लोग बता देते हैं यहाँ पे। देखिएगा यहाँ पे, तो डी उदय कुमार ने ये सिंबल दिया था। IIT बॉम्बे के छात्र थे। अगला कथन है कि इसे 2010 से पहले लागू किया गया था। गलत है। 15 जुलाई 2010 को लागू किया गया। तो 4th नंबर गलत है, 3rd नंबर गलत है। केवल 1 और 2 सही है। तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका, केवल 1 और 2। 33 नंबर प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, तो किस संगठन ने भारत की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शूटिंग लीग ऑफ इंडिया SLI शुरू करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NMRA ने शुरू किया है। 34 नंबर प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय एक मध्ययुगीन बौद्ध विश्वविद्यालय है, बिहार में किस पाल सम्राट द्वारा स्थापित किया गया था? तो धर्मपाल द्वारा किया गया था। इसके बाद देखिएगा, तो 35 नंबर प्रश्न है, बिहार को पहली बार किस वर्ष बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक पृथक राज्य बनाया गया था? तो 1912 में अलग किया गया था। इसके अलावा इससे बात करें हम लोग उड़ीसा की, तो उड़ीसा को 1 अप्रैल 1936 को अलग किया गया था। यह भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। और इसके बाद बात करें हम लोग झारखंड की, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड भी इससे अलग हो गया था। तो इस तरीके से इतिहास रहा है बिहार बंगाल विभाजन और बिहार विभाजन का। 36 नंबर जो प्रश्न है हम लोग का, बारानाजा नामक पारंपरिक मिश्रित फसल प्रणाली जिसमें 12 विभिन्न फसलों के एक साथ खेती शामिल है, किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? तो ये उत्तराखंड में प्रचलित है। राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। 37 नंबर जो प्रश्न है, ग्राम सभा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह पंचायती राज व्यवस्था में एकमात्र ये आपका अस्थायी इकाई है। ये सही है। इसका गठन 5 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए किया था। ये भी सही है। इसकी शक्ति और कार्य राज्य विधान कानून द्वारा निर्धारित किए थे। ये भी सही है। इसके प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं थे। ये गलत है। इनका चुनाव होता है जब किया दिया है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। 38 नंबर जो प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, तो 38 नंबर जो प्रश्न है हम लोग का, निम्नलिखित में से यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय व्यवस्था की विशिष्ट विशेषता नहीं है? तो संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्ति का विभाजन है। बिल्कुल सही है। स्वतंत्र न्यायपालिका है। ये भी सही है। दोहरी नागरिकता, देखिए दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है, तो ये गलत कथन हो जाएगा। और संविधान की सर्वोच्चता, तो ये सही है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कि दोहरी नागरिकता नहीं है। ये भारतीय संघ की विशेषता नहीं है। 39 नंबर प्रश्न है आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपनी मौद्रिक नीति MPC बैठक के दौरान अप्रैल 2025 में क्या रेपो दर निर्धारित की है? तो इसका राइट आंसर आपका 6% हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 1 से 4 मई 2025 तक आयोजित किया गया था। बिल्कुल सही, आयोजित किया गया था। दूसरा कथन है कि यह आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडप में कन्वेंशन सेंटर में हुआ था। तो ये गलत है। पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि ये जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में आयोजित किया गया था। तो कथन यहाँ पर देखिएगा 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। 41 नंबर प्रश्न, भारत और नेपाल के बीच एक प्रमुख नदी परियोजना के लिए 1966 में क्या? तो कोसी समझौता है। 42 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारत भूटान के संबंधों के प्रमुख निर्माता थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री और महामहिम जिग्मे दोराबजी वांगचुक जो वहाँ के राजा हैं, महाराजा।
विंबलडन 2025 पुरुष में एकल खिताब किसने जीता है? तो जेनिक सिनर ने जीता है। किसको हरा करके? तो कार्लोस अल्कराज को हरा करके जीता है इन्होंने। और बात करें हम लोग यहाँ पे, तो ये इटली के हैं, इसको ध्यान, पहले इटलावी खिलाड़ी हैं जिन्होंने विंबलडन खिताब जीता है। और एकमात्र ये ग्रास कोर्ट पे ये ग्रैंड स्लैम आयोजित किया जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे कि विंबलडन जो है वो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है एकमात्र, और ये 138वां संस्करण था इस बार का। और महिला में हम लोग बात करें कि महिला में किसने जीता था, तो महिला में हम लोग बताते हैं यहाँ पे ईगा स्वेटेक जीती है महिला में। 44 नंबर प्रश्न देखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष नासिक के कालाराम मंदिर में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था? तो ये किए थे 2 मार्च 1930 को, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐतिहासिक दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू हुई थी? देखिए 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई थी, तो ये राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। 46 नंबर प्रश्न है, कणिकड़ीय पदार्थ PM2.5 फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश करते हैं और श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा करते हैं। बिल्कुल ऐसा है, सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गंधहीन गैस है जो रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम करती है, बिल्कुल कम करता है, और दोनों सही है। तीसरा है कि सल्फर डाइऑक्साइड मुख्यतः ज्वालामुखी विस्फोटों से होते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, उद्योगों से भी रिलीज होती है और कई सारे कारण हैं जिसका सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो 1 और 2 सही हो जाएगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 47 नंबर जो प्रश्न है कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह जो महात्मा गांधी का भारत में पहला बड़ा सत्याग्रह था के बाद कृषि प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। तो 3 कट्ठीय प्रणाली जिसमें 3/20 हिस्से पे किसानों को मजबूरन नील की खेती करनी पड़ती थी, चाहे वो चाहे या ना चाहे। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न जो है, अभिकथन तृतीय क्षेत्र में केवल वे गतिविधियाँ शामिल है जो सीधे तौर पर वस्तुओं के उत्पादन में मदद करती है। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत कथन है। शिक्षा भी तो है, स्वास्थ्य भी तो है, परिवहन भी तो है, कई सारी सेवाएं हैं जो कि तृतीय क्षेत्र में आती हैं, तो ये कथन गलत है। तृतीय क्षेत्र की कुछ सेवाएं जैसे शैक्षणिक और चिकित्सा सेवाएं सीधे तौर पर वस्तुओं के उत्पादन में सहायक नहीं होते, बिल्कुल ये सही है। तो देखिए कारण तो सही है लेकिन कथन गलत है, अभिकथन। तो अभिकथन एक गलत है परंतु कारण सही है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। 49 नंबर प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, भारत के पाइराइट का भंडार लगभग 95% हिस्सा बिहार में है। बिहार में पाइराइट का खनन मुख्यतः कहाँ होता है? तो रोहतास में। और देखिए पाइराइट का क्या उपयोग होता है? तो H2SO4 के निर्माण में इसकी जरूरत पड़ती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे कि पाइराइट की मदद से बनाया जाता है H2SO4, उत्पादन में सहायक होता है वो। कौन सा विकल्प उच्च तंग्रता पर ओजोन निर्माण की सही प्रक्रिया को स्पष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी UV किरणें ऑक्सीजन अणुओं को तोड़ती है और मुक्त परमाणु O2 के साथ मिलकर ओजोन O3 का निर्माण कर लेती है। 51वां प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में किस लिपि को कई लिपियों के परिवारों और उपपरिवारों के जनक के रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका ब्राह्मी लिपि हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। देवनागरी भी इसी लिपि की जननी है। 52 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2016 में जारी की गई पुस्तक सिटीजन एंड सोसाइटी किस संवैधानिक प्राधिकार द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखा गया था आपके मोहम्मद हामिद अंसारी जो तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे, और ये आपका जारी किनके द्वारा किया गया था? तो तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा जारी किया गया था। 53 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे कॉलम में, कवि और पुस्तक मिलाना है। तो कवि और पुस्तक की मिलान यहाँ पे करना है आपको। तो इसमें देखिएगा जॉन मिल्टन ने किस पुस्तक को लिखा था? तो पैराडाइज लॉस्ट को। सरोजिनी नायडू ने द गोल्डन थ्रेशोल्ड को। होमर ने द इलियट को। रॉबर्ट फर्स्ट ने आपका द रोड नॉट टेकन को। तो सही है बिल्कुल, तो आपका ए आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज मंत्रालय राज्यों में किस प्रक्रिया की देखरेख करता है? तो विकेंद्रीकरण को। 55 नंबर जैन धर्म से संबंधित प्रश्न पूछा गया, महावीर ने अपना दूसरा समवसरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो पावापुरी में। 56 नंबर प्रश्न, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब और किसने शुरू किया था? तो अक्टूबर, ये कब किए थे? 2 अक्टूबर को 1952 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर देखिएगा, 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने भारत के किस प्रकार के संघीय संरचना की त्रिस्तरीय। और 58वां प्रश्न, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके सम्मान में दिया जाता है? तो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दिया जाता है और डॉक्टर शांति स्वरूप जी के याद में दिया जाता है ये। 59 नंबर प्रश्न देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये 11 जनवरी 2010 को शुरू किया गया था।
60 नंबर प्रश्न है, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए 2024 का भौतिक नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया था? तो जॉन ने हॉफील्ड और जेफरी हिंटन को। चंद्रयान 3 मिशन के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया था? तो LV-M3 M4 का उपयोग किया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो 1976 में राष्ट्रपति उनकी असाधारण सेवा के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से किनको सम्मानित किया गया था? तो कुमार स्वामी कामराजन को। ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 191 देशों ने भाग लिया था। और इसकी हम लोग थीम की बात करें भैया, तो इसका थीम क्या हो जाएगा आपका? एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग। तो इसका विषय क्या था? एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और 64 नंबर प्रश्न है आपका कि बिहार का आधिकारिक राज्य पक्षी कौन है? तो घरेलू गौरैया है और 2013 में इसकी घोषणा की गई थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे कब घोषणा की गई, तो 2013 में। ये पूछा जा सकता है प्रश्न आपसे। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को ऐतिहासिक उपलब्धि के साक्ष्य में मनाया जाता है। कौन है? तो चंद्रयान 3 का चंद्रमा पर सफल लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव पर। और 66 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो यहाँ पर दिया गया है, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ किस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की? तो AI एक्शन शिखर सम्मेलन। 67 नंबर प्रश्न देखिएगा, 14 मई 2025 को भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो न्यायमूर्ति भूषण राम गवई। 68 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की परतों के सबसे भीतरी से बाहरी परिक्रम को सही ढंग दर्शाता है? तो भूप्रपट्टी, मेंटल और क्रूड। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद से आपका निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक क्षेत्र का व्यवसाय है? तो खेती तो प्राथमिक हो गया, खुदरा व्यापार आपका तृतीयक हो गया, सामाजिक कार्य भी तृतीयक हो गया, विनिर्माण ये हो जाएगा आपका द्वितीयक क्षेत्र का। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो भारत के किस सांस्कृतिक उत्सव को 2021 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की गतिविधियां सूची में जोड़ा गया? तो दुर्गा पूजा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है कि NHPC लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन वाले 24 बिजली घरों में से एक तीस्ता 5 पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में है? तो सिक्किम में। राइट आंसर हो जाएगा। और 510 मेगावाट का तीस्ता नदी पे ये प्रोजेक्ट बना करके उत्पादन किया जा रहा है। 72 नंबर प्रश्न है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 को निम्नलिखित में से कौन सा उपशीर्षक दिया गया? तो तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। राइट आंसर बी हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है कि बिहार की सीमा कितने राज्यों से भारतीय राज्य से लगती है? तो 3। पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश हो गया, पूर्व में आपका बंगाल हो गया और दक्षिण में आपका झारखंड हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 74 नंबर प्रश्न है के दौरान देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस के द्वारा पटना से कौन सी द्विभाषी साप्ताहिक प्रकाशित किया गया था? तो बाद में अंग्रेजों के द्वारा इसे दबाया गया। तो पटना स्वतंत्रता राजपत्र, पटना फ्रीडम गजट। आज का लास्ट प्रश्न है, 28 नवंबर 1940 को पटना में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया, जिसने युद्ध विरोधी नागरिक प्रतिरोध में बिहार की भागीदारी चिन्हित किया? श्री कृष्ण सिन्हा। तो 75 प्रश्न हमने देख लिया। आपका कितना सही है इसमें कमेंट करके बताइएगा। कल हम लोग इसका साइंस का भी देख लेंगे और आने वाले CGL 4 BSO इंटर लेवल के लिए आपके लिए एक एज ए मिरर के रूप में काम करेगा। तो इसको जरूर देखिए। और क्वेश्चन पेपर चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक देते हैं, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।